एक इक्वेशन PV इक्वल्स टू nRT हमने देखा, PV इक्वल्स टू nRT, और लास्ट लेक्चर में आइडियल गैस और रियल गैस का जो कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहे थे किसी गैस के ऊपर, तो हमने ये देखा कि कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z का वैल्यू 1 आता है अगर गैस आइडियल हो, या फिर Z का वैल्यू 1 होगा अगर गैस आइडियल है। और हमने देखा था कि कैसे बाकी जितनी भी गैसेस है, हाइड्रोजन वो पॉजिटिवली डिविएटेड है, हीलियम पॉजिटिवली डिविएटेड, मतलब आइडियल गैस के लिए Z का वैल्यू 1 है, हाइड्रोजन हीलियम के लिए Z का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, और नाइट्रोजन गैस के लिए पहले Z का वैल्यू लेस देन 1 होता है फिर ग्रेटर देन 1। कार्बन डाइऑक्साइड के लिए भी Z बहुत नेगेटिव जाता है फिर पॉजिटिव हो जाता है एक प्रेशर के बाद। तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि जो Z का वैल्यू है वो इन गैसेस के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, इन गैसेस के लिए पहले Z का वैल्यू लेस देन 1 है, फिर एक पर्टिकुलर प्रेशर के बाद, अगर ये प्रेशर एक्सिस हो, एक पर्टिकुलर प्रेशर के बाद ये 1 से ऊपर हो जाता है, ये Z 1 से ऊपर हो जाता है। पर अगर हाइड्रोजन की बात करें, हीलियम की बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, मीथेन की बात करें, इनका Z का वैल्यू 1 अगर होता तो मतलब ये PV इक्वल्स टू nRT को फॉलो कर रहे हैं, और क्योंकि इनका Z का वैल्यू 1 नहीं है, ये एक फैक्ट है, मतलब ये PV इक्वल्स टू nRT को फॉलो नहीं करते। और अगर ये PV इक्वल्स टू nRT को फॉलो नहीं करते मतलब ये आइडियल गैस नहीं है, रियल गैस है। और अगर ये आइडियल गैस नहीं है तो ये इस इक्वेशन को फॉलो नहीं करेंगे, ये ऑब्वियस है। और क्योंकि ये रियल गैस है तो इनके लिए एक अलग सा इक्वेशन बना। उस इक्वेशन का वो इक्वेशन इस तरह का दिखता है, P प्लस ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर वी माइनस एन बी इज इक्वल्स टू nRT। ये रियल गैस इक्वेशन है, ये रियल गैस इक्वेशन है, ये वैंडरवाल ने बनाया था, वैंडरवाल्स इक्वेशन कहते हैं इसको, वैंडरवाल्स इक्वेशन। और ये जो A और B है ये वैंडरवाल कांस्टेंट है, ये वैंडरवाल्स कांस्टेंट है। So, इस इक्वेशन का डेरिवेशन हम करेंगे, एक ऐसा इक्वेशन जो हर गैस के लिए एप्लीकेबल है, रियल गैस के लिए, आइडियल गैस के लिए। हम इस इक्वेशन का डेरिवेशन देखेंगे, किस तरह से इस इक्वेशन में हम अराइव कर सकते हैं। सो रियल गैस, आइडियल गैस की अगर बात करें तो रियल गैस जो इक्वेशन को फॉलो करता है, रियल गैस जिस इक्वेशन को फॉलो करता है, ये मैं रियल गैस लिखता हूँ इधर, रियल गैस जिस इक्वेशन को फॉलो करता है वो ये है, और आइडियल गैस जिस इक्वेशन को फॉलो करता है, आइडियल गैस जिस इक्वेशन को फॉलो करता है वो है ये PV इक्वल्स टू nRT। अब PV इक्वल्स टू nRT हम डिराइव कर चुके हैं, इसके बारे में हम काफी कुछ समझ चुके हैं, पर ये डेरिवेशन हमने नहीं किया, ये डेरिवेशन हमें करने की जरूरत है। और इस डेरिवेशन से हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो हाइड्रोजन के लिए पॉजिटिव आ रहा था, हीलियम के लिए नेगेटिव आ रहा था, बाकी गैस के लिए नेगेटिव से पॉजिटिव, ये सब कुछ हम इस इक्वेशन से प्रूव कर देंगे। और अगर इस इक्वेशन से मैं ये सब कुछ प्रूव कर देता हूँ कि ये प्लॉट ऐसा क्यों आ रहा है, तो हम अपने आप को कन्विंस कर सकते हैं कि ये जो डेरिवेशन है वो सच है, वो सही है भी, पर हमें कन्विंस करना होगा कि ये क्यों सच है। अब अगर डेरिवेशन ऑफ रियल गैस को स्टार्ट करना हो मुझे, तो मैं इस तरह से स्टार्ट करूंगा इसको कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस जो है, वो पोस्टुलेट जो थे, वो दो पोस्टुलेट कुछ कंट्रोवर्शियल थे। पहला पोस्टुलेट था कि एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज कंसीडर्ड नेग्लिजिबल कंपेयर्ड टू द टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस। जो एक्चुअल वॉल्यूम है गैस का वो नेग्लिजिबल कंसीडर होगा कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस। गैस का जो टोटल वॉल्यूम होगा, ये गैस का जो टोटल वॉल्यूम है, सपोज ये मान लेते हैं गैस का टोटल वॉल्यूम, और गैस का जो एक्चुअल वॉल्यूम, गैस मॉलिक्यूल छोटे छोटे होते हैं, ये हम मान लेते हैं गैस का एक्चुअल वॉल्यूम है इतना सा। सो ये जो गैस का एक्चुअल वॉल्यूम है और ये जो टोटल वॉल्यूम गैस ऑक्यूपाई कर रहा है, ये जो एक्चुअल वॉल्यूम है इसको हम नेग्लिजिबल मानते हैं, इस एक्चुअल वॉल्यूम को हम नेग्लिजिबल मानते हैं इस टोटल वॉल्यूम के सामने। अगर ऐसा हम मान सकते हैं, अगर किसी वजह से हमने देखा कि एक्चुअल वॉल्यूम सच में इतना छोटा है टोटल वॉल्यूम के सामने, तो हम बोलेंगे गैस आइडियल बिहेव कर रही है, और ये पोस्टुलेट ओबे हो गया। दूसरा, देयर इज नो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल। अगर दो गैस पार्टिकल्स के बीच में किसी तरह का फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन नहीं है तो हम कहते हैं वो आइडियल है, वो ये पोस्टुलेट है। और अगर ये दोनों पोस्टुलेट कोई गैस ओबे कर रहा है, इफ एनी गैस ओबेज दिस टू पोस्टुलेट इट इज सेड टू बी आइडियल गैस। अगर किसी गैस के लिए आप उसका एक्चुअल वॉल्यूम नेग्लिजिबल कंसीडर कर सकते हैं टोटल वॉल्यूम के सामने, तो हम बोलेंगे वो आइडियल बिहेव कर रहा है। ये कंडीशन 1। दूसरा कंडीशन, अगर गैस पार्टिकल के बीच में कोई फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन नहीं है तो हम कहते हैं कि वो आइडियल गैस है, वो आइडियल गैस है। और अगर किसी गैस के लिए ये दोनों कंडीशन वैलिड नहीं है तो हम कहते हैं वो रियल गैस है। इतना सा डिफरेंस है, आप अच्छे से इस बात को समझ लो बच्चों।
अगर किसी गैस के लिए ये दो कंडीशन वैलिड हो रही है, एक्चुअल वॉल्यूम जो है गैस का टोटल वॉल्यूम के सामने नेग्लिजिबल है और गैस के बीच में कोई अट्रैक्शन या रिपल्शन फोर्स नहीं है, तो हम कहेंगे वो आइडियल गैस बिहेव कर रही है, वो आइडियल गैस है। और अगर ये दोनों कंडीशन वैलिड नहीं है, गैस का जो एक्चुअल वॉल्यूम है वो टोटल वॉल्यूम के सामने हम इग्नोर नहीं कर पा रहे, या गैस के अंदर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन हो रहा है, तो हम कहेंगे वो रियल गैस है। और कोई गैस ये दो कंडीशन को कब ओबे करेगी? अगर गैस में लो प्रेशर हो और हाई टेम्परेचर हो। अगर किसी एक्स गैस को आप लो प्रेशर या हाई टेम्परेचर में रखते हैं, तो इस कंडीशन में एक एक्स गैस इस दो कंडीशन को ओबे करती है और हम कहेंगे वो आइडियल गैस है। और ये कंडीशन ओबे नहीं होता है, ये जो दो कंडीशन है ये ओबे नहीं होता है अगर गैस हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर में है, तो ये दो कंडीशन ओबे नहीं होता और हम कहते हैं वो रियल गैस है। और अगर वो रियल गैस है तो ये PV इक्वल्स टू nRT उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो फिर हमें ये जो प्रेशर है उसमें कुछ ऐड करना पड़ता है, प्रेशर में कुछ ऐड करना पड़ेगा dP। ये जो वॉल्यूम है प्रेशर में हमने कुछ ऐड किया, वॉल्यूम में हमें कुछ सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा और फिर ये nRT के बराबर हो जाएगा। dP को हम कहते हैं प्रेशर करेक्शन टर्म और dV को हम कहते हैं वॉल्यूम करेक्शन टर्म। ये जो dP है यही है AN²/V² और ये जो dV है ये है NB फॉर n मोल ऑफ गैस। अब ये कैसे आता है इसको हम देखेंगे, एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन देंगे इसके लिए, और हमें जो इक्वेशन मिलेगा यही होगा हमारा रियल गैस इक्वेशन। सो ये क्लास टाइम मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर हमारे पास कोई एक्स गैस है और वो एक्स गैस इस दो कंडीशन को वैलिड, ये दो कंडीशन उस गैस के लिए वैलिड होता है, अगर एक एक्स गैस में अगर ये दो कंडीशन वैलिड होता है, गैस का एक्चुअल वॉल्यूम जो है, गैस का जो एक्चुअल वॉल्यूम है वो टोटल वॉल्यूम के सामने नेग्लिजिबल है, और गैस पार्टिकल के बीच में कोई फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन नहीं है, तो हम बोलेंगे ये एक्स गैस आइडियल है। और ये दो कंडीशन कब वैलिड होगा? अगर वो गैस लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर में है। अगर कोई एक्स गैस लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर में है, तो ये दो कंडीशन वैलिड होंगे, उसका जो टोटल वॉल्यूम होगा वो बहुत ज़्यादा होगा एक्चुअल वॉल्यूम से, और उनके बीच में कोई फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन नहीं होगा, हम बोलेंगे वो आइडियल गैस है। और अगर वो आइडियल गैस है मतलब PV इक्वल्स टू nRT इक्वेशन वैलिड है उसके लिए। और अगर कोई गैस हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर में है, उल्टा, ठीक इसका उल्टा, हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर में है, तो ये दो कंडीशन वैलिड नहीं है, तो फिर ये दो कंडीशन वैलिड नहीं होंगे। और अगर ये दो कंडीशन वैलिड नहीं है तो हम कहते हैं वो रियल गैस है। और रियल गैस के लिए ये जो आइडियल गैस इक्वेशन है बच्चों, इसको आप ध्यान से देखो, ये जो आइडियल गैस इक्वेशन है इस प्रेशर में हमें कुछ ऐड करना पड़ेगा। हम प्रेशर में dP को ऐड करेंगे और वॉल्यूम में dV को माइनस करेंगे। इस dP को हम कहते हैं प्रेशर करेक्शन टर्म, dV को कहते हैं वॉल्यूम करेक्शन टर्म। और ये जो dP है ये कितना होगा? ये जो dP है ये है AN²/V² और ये जो dV है वो है NB। और ये dP का वैल्यू पुट करके हमें जो इक्वेशन मिल जाता है वो रियल गैस इक्वेशन होगा, वो हमारा रियल गैस इक्वेशन होगा। ये है रियल गैस और आइडियल गैस का कॉन्सेप्ट। अब हम इस इक्वेशन को डिराइव कर, अब रियल गैस इक्वेशन को डिराइव करेंगे। ये जो आइडियल गैस का प्रेशर है, ये जो आइडियल गैस का प्रेशर है, ये हम ऐसे मान लेते हैं कि P आइडियल V आइडियल इक्वल्स टू nRT। ये हमने देखा, ये जो आइडियल गैस का प्रेशर है और ये जो प्रेशर है ये रियल गैस का प्रेशर मैं मान लेता हूं। मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि अगर गैस रियल है, इफ गैस इज रियल देन इट्स प्रेशर is somewhat less than when it is ideal, मैं आपको ये कन्विंस कराने की कोशिश करूंगा कि अगर कोई गैस आइडियल बिहेव करता है तो उसका प्रेशर हम मान लेते हैं P आइडियल है, और अगर कोई गैस रियल बिहेव कर रहा है, सपोज हम मान लेते हैं कोई गैस रियल बिहेव कर रहा है, तो जो उसका प्रेशर होगा मैं मान लेता हूँ P रियल। और मैं आपको ये बताऊंगा कि जो P आइडियल है वो P रियल से ज़्यादा है। तो अगर मुझे P रियल को P आइडियल के इक्वल करना है, तो क्योंकि मैं जानता हूँ P रियल छोटा है, P आइडियल बड़ा है, तो मुझे P रियल में कुछ ऐड करना होगा।
मैं पी रियल में कुछ ऐड करूंगा और ये हो जाएगा मेरा आइडियल प्रेशर। फिर मैं इस पी रियल और इसमें मैं कुछ ऐड करूंगा, जो मैं ऐड करूंगा वो a n²/v² होगा, और ये ऐड करने के बाद ये पी आइडियल हो जाएगा। और फिर मैं पी आइडियल की जगह इसको लिख सकता हूं, पी आइडियल अगर ये इक्वल हो जाता है तो फिर मैं पी आइडियल की जगह इसी को लिख दूंगा। इसीलिए मैंने उस इक्वेशन को इस तरह से लिखा था, PAN²/V², और ये रियल प्रेशर है। सो मैं आपको यही बताऊंगा कि ये डीपी क्यों आता है, प्रेशर करेक्शन टर्म, क्यों हमें ये कुछ ऐड करना पड़ता है, क्यों रियल प्रेशर आइडियल प्रेशर से कम होता है, और हमें क्यों डीपी ऐड करना पड़ा, और डीपी AN²/V² क्यों है। यही सब मैं अब आपको पढ़ाऊंगा। देखते हैं हम कैसे ये हो सकता है। काफी सिंपल है, इंटरेस्टिंग है थोड़ा। आइडियल और रियल का जो कंडीशन मैंने आपको बताया, आइडियल और रियल का ये कंडीशन कि आप मान लो आइडियल गैस ये कंटेनर है, और अगर ये कंटेनर है, हम मानते हैं दो गैस मॉलिक्यूल से हम समझने की कोशिश करेंगे। हम ऐसा मान लेते हैं कि एक गैस मॉलिक्यूल ये ए है जो बीच में है कंटेनर के, और बी गैस मॉलिक्यूल वॉल को स्ट्राइक करेगा। ऐसा मान लो आप, ये कंटेनर वॉल ऑफ कंटेनर है, ये हम मान लेते हैं ये वॉल ऑफ कंटेनर है, और दो मॉलिक्यूल से ही हम समझ जाएंगे कि आइडियल प्रेशर और रियल प्रेशर में फर्क क्यों है। जब मैं मान रहा हूँ ये गैस आइडियल बिहेव कर रही है, तो ये मैं मान लेता हूँ ये जो ब्लैक लाइन मैंने बनाया है ये वॉल ऑफ कंटेनर है, और हम दो मॉलिक्यूल से समझेंगे ये मॉलिक्यूल ए है जो बीच में है एट बल्क, और ये जो बी है ये एट साइड मान लेते हैं हम। सो अगर गैस आइडियल है तो इनके बीच में कोई अट्रैक्शन या रिपल्शन नहीं होगा, इनके बीच में कोई अट्रैक्शन या रिपल्शन नहीं है। और ऐसे केस में जो बी मॉलिक्यूल है वो पूरा फ्री है, जितना भी काइनेटिक एनर्जी इसके पास है वो उस पूरी काइनेटिक एनर्जी से इस वॉल को धक्का लगाएगा। आप समझो बात को, इस मॉलिक्यूल को पीछे कोई खींच नहीं रहा, इसके पास जो भी काइनेटिक एनर्जी, ये पूरी काइनेटिक एनर्जी से इस वॉल को धक्का लगाएगा, और ये जो फोर्स होगा पर यूनिट एरिया में, यही प्रेशर है। हम मान लेते हैं ये आइडियल प्रेशर, क्योंकि ये कंडीशन हमने आइडियल माना है। अब हम रियल गैस में आते हैं, अब रियल कंडीशन में आते हैं। ये हम मान लेते हैं वॉल ऑफ कंटेनर है, ये हम मान लेते हैं वॉल ऑफ कंटेनर है, और फिर दो गैस मॉलिक्यूल को मानेंगे। हम ऐसा मान लेते हैं कि ये ए मॉलिक्यूल है बीच में और ये बी मॉलिक्यूल है। जो मॉलिक्यूल ए बीच में है, हम रियल गैस में अट्रैक्शन एग्जिस्ट करता है, अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट। और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करता है तो हर मॉलिक्यूल एक दूसरे को खींचेगा। जो मॉलिक्यूल बल्क में है उसको मॉलिक्यूल चारों तरफ से खींचेंगे, ऊपर से, नीचे से, दाएं से, बाएं से। तो नेट, इसके ऊपर जो नेट फोर्स है वो जीरो है। पर जो मॉलिक्यूल वॉल ऑफ कंटेनर में, अब आप ऐसा मान लो कि इसके पीछे कुछ मॉलिक्यूल है, इसके सामने कोई मॉलिक्यूल नहीं है, इसके सामने तो वॉल है, पर इसके जो पीछे वाले मॉलिक्यूल है जो इसको, इस पे नेट फोर्स लगाएंगे, वो इसको पीछे की तरफ खींचेंगे। और अगर नेट मॉलिक्यूल इसको पीछे की तरफ खींचते हैं तो अब की बार बी जो फोर्स लगाएगा वो कुछ कम होगा। Now in this case, force applied will be somewhat less. देखो, अब ये जो प्रेशर है, ये जो फोर्स है, ये कुछ कम हो गया, क्योंकि पीछे जो मॉलिक्यूल्स है वो तो खींच रहे हैं, सामने कोई मॉलिक्यूल है ही नहीं। नेट फोर्स पीछे की तरफ है, मतलब बी मॉलिक्यूल पीछे की तरफ खींचा आ रहा है, और ये पूरी फोर्स से कंटेनर को धक्का नहीं लगा सकता। अगर फोर्स कम लग रहा है तो जो प्रेशर है, फोर्स अपॉन एरिया, वो भी कम हो गया। और अब की बार हम कह सकते हैं कि जो पी रियल है वो कम है पी आइडियल से। इसीलिए हमने बोला था कि प्रेशर जो रियल केस में होगा वो कम होगा आइडियल से। अब इसको हम फ्रेम करते हैं। सो ये हमने देखा कि किस तरह से जो मॉलिक्यूल बी मॉलिक्यूल है, अगर आइडियल कंडीशन में तो वो पूरे फोर्स के साथ धक्का लगाएगा, और अगर रियल कंडीशन में है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पीछे से इसको खींचा जाएगा और ये कम फोर्स से धक्का लगाएगा। तो जो रियल प्रेशर होगा वो आइडियल प्रेशर से कम होगा, और रियल प्रेशर को आइडियल प्रेशर के इक्वल करने के लिए हमें कुछ डीपी ऐड करना होगा। अब ये डीपी का मैग्नीट्यूड कितना होगा ये हम निकालते हैं, और यही AN²/V² होगा। हम ये देखेंगे कि ये जो डीपी है, करेक्शन टर्म डीपी, प्रेशर करेक्शन टर्म डीपी, प्रेशर करेक्शन टर्म डीपी, ये देखा गया कि डीपी इज प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ गैस near the wall
and the density and the density and the density of the gas and the density of the gas inside. मतलब ये जो dp है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दो बार डेंसिटी, एक बार डेंसिटी ऑफ गैस नियर द वॉल एंड डेंसिटी ऑफ द गैस इनसाइड. मतलब इसको हम लिखेंगे dp इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डेंसिटी, टू द स्क्वायर ऑफ डेंसिटी. अब ये ऐसा क्यों है ये मैं आपको बताता हूं कि अगर आप एक वॉल को कंसीडर करते हो तो इसके ऊपर प्रेशर कितना होगा, इस वॉल के ऊपर प्रेशर कितना होगा, आप इसको समझो बच्चों. प्रेशर कितना होगा ये देखेंगे कि पर यूनिट एरिया में कितने मॉलिक्यूल स्ट्राइक कर रहे हैं, पर यूनिट एरिया में कितने मॉलिक्यूल इस वॉल को स्ट्राइक कर रहे हैं. जितना ज्यादा पर यूनिट एरिया में मॉलिक्यूल का स्ट्राइकिंग होगा, पर यूनिट एरिया में मॉलिक्यूल का जितना ज्यादा स्ट्राइकिंग होगा, पर यूनिट एरिया में जितना ज्यादा मॉलिक्यूल का स्ट्राइकिंग होगा उतना ही हम बोलेंगे फोर्स है. पर यूनिट एरिया में मॉलिक्यूल जितना ज्यादा स्ट्राइक करेगा हम बोलेंगे उतना ज्यादा फोर्स है. और प्रेशर, और क्योंकि ये 3 डायमेंशन की बात हो रही है, ये क्योंकि ये कंटेनर की बात हो रही है 3 डायमेंशन, तो 3 डायमेंशन में हम वॉल्यूम की बात करते हैं ना कि एरिया की. अब मैं यही बोलूंगा कि पर यूनिट वॉल्यूम में कितने ज्यादा मॉलिक्यूल स्ट्राइक कर रहे हैं, पर यूनिट वॉल्यूम में कितने ज्यादा मॉलिक्यूल स्ट्राइक कर रहे हैं. अगर 2 डायमेंशन होता तो एरिया की बात करते हैं, क्योंकि ये कंटेनर है 3 डायमेंशनल है तो 3 डायमेंशन में हम वॉल्यूम की बात करते हैं. और पर यूनिट वॉल्यूम में कितना मॉलिक्यूल स्ट्राइक कर रहा है वही तो फोर्स है. और पर यूनिट वॉल्यूम में अगर मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा स्ट्राइक कर रहे हैं मतलब फोर्स बहुत ज्यादा है, और फोर्स अगर ज्यादा होगा तो नेचुरली प्रेशर भी ज्यादा होगा. सो फोर्स अगर ज्यादा है तो प्रेशर भी ज्यादा होगा. तो हम ये काफी क्लियरली समझ सकते हैं ये जो प्रेशर का वैल्यू है ये डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, पर यूनिट वॉल्यूम में कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट है. सो वॉल में कितना डेंसिटी है इस पे तो डिपेंड करेगा ही, और दूसरा जो फैक्टर है डिपेंड करेगा कि पीछे कितने मॉलिक्यूल है. अगर पीछे डेंसिटी ज्यादा होगी तो ज्यादा मॉलिक्यूल पीछे की तरफ खींचेंगे और ये प्रेशर कम हो जाएगा. सो प्रेशर जो है वो डेंसिटी पे 2 बार डिपेंड करता है. एक एकदम वॉल के स्ट्राइकिंग वॉल में क्या डेंसिटी है, और एक अंदर कितना डेंसिटी है. अगर अंदर डेंसिटी ज्यादा हुआ तो पीछे की तरफ खींचा जाएगा मॉलिक्यूल, डेंसिटी कम हो जाएगी. सो ये जो डीपी करेक्शन टर्म है ये 2 बार डिपेंड करता है, एक वॉल में कितने ज्यादा क्या डेंसिटी का वैल्यू है और एक अंदर डेंसिटी का क्या वैल्यू है. सो डीपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेंसिटी स्क्वायर. अब डेंसिटी हम जानते हैं ये मास अपॉन वॉल्यूम होता है, या मैं ऐसे लिख सकता हूं डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वी नो, बट डेंसिटी इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम फॉर 1 मोल. अगर मैं बात करूं फॉर 1 मोल डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम. सो अगर फॉर n मोल की बात करें, फॉर n मोल्स, तो ये जो डेंसिटी है ये हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n बाई वी फॉर n मोल्स. अब हम जानते हैं क्योंकि ये जो dp है, और अगर मैं डेंसिटी के स्क्वायर की बात करूं और अगर मैं डेंसिटी का स्क्वायर टर्म ले लूं तो ये हो जाएगा मेरा n स्क्वायर बाई वी स्क्वायर. सो डेंसिटी क्योंकि n स्क्वायर बाई पी स्क्वायर हो गया, सो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जो dp होगा मेरा dp का वैल्यू होगा वो क्योंकि डेंसिटी का ही स्क्वायर है, तो मैं ये निकाल दिया. डेंसिटी निकालना मेरे लिए मुश्किल है तो मैं इसको नंबर ऑफ मोल्स कितना है और वॉल्यूम कितना है गैस का, मैं इसके टर्म्स में इसको लिख सकता हूँ dp विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर बाई वी स्क्वायर. और इस प्रोपोर्शनल साइन को अगर हटा देता हूँ मैं तो एक कांस्टेंट आएगा, उस कांस्टेंट को हम कहते हैं a. सो dp हो गया मेरा a n स्क्वायर बाई वी स्क्वायर, और ये है प्रेशर करेक्शन टर्म dp. वेयर व्हाट इज दिस a? This a is van der Waal constant, and it depends upon the nature of the gas, अब अगर मैं इस dp के वैल्यू को बैठा दूं तो मैं यही करूंगा कि जो मेरा p रियल है, p रियल प्लस dp इंटू v माइनस dv इज इक्वल्स टू nRT. और अगर मैं dp के जगह इसको बैठा दूं तो जो मेरा इक्वेशन बन जाएगा वो ये होगा. सो p, अब p रियल नहीं लिखेंगे, अगर a है, अगर इक्वेशन में a है मतलब ये रियल है, ये अंडरस्टूड होगा. तो इसको हम ऐसे लिखेंगे p प्लस a n स्क्वायर बाई वी स्क्वायर, अब v माइनस dv इज इक्वल्स टू nRT. सो ये dp का करेक्शन हो गया हमारा.
अब ये वॉल्यूम में जो कुछ सब्सट्रैक्ट करना पड़ रहा है, ये क्यों सब्सट्रैक्ट करना पड़ा है अब इसको समझेंगे, और ये जो ये वैल्यू होगा ये एनबी होगा, ये कैसे आएगा अब इसका डेरिवेशन करेंगे। सो प्रेशर करेक्शन टर्म हमारा हो गया। डीपी का वैल्यू जो आया, इसको हाईलाइट कर देते हैं, डीपी का जो वैल्यू आया वो ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर आया। अब हमें डीवी का कैलकुलेशन करना है, अब उसको हम लिखते हैं वॉल्यूम करेक्शन टर्म। ये हो जाएगा हमारा वॉल्यूम करेक्शन टर्म, वॉल्यूम करेक्शन। अब ये वॉल्यूम करेक्शन टर्म डीवी, ये मैं थोड़ा डिटेल में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ये क्यों इसकी ज़रूरत हमें पड़ी। अगर मैं पीवी इक्वल्स टू एनआरटी की बात करता हूँ तो ये आइडियल गैस इक्वेशन है, ये आइडियल गैस इक्वेशन है। और आइडियल गैस इक्वेशन में आपने दो वॉल्यूम की बात की थी, एक टोटल वॉल्यूम, ये मैं मान लेता हूं टोटल वॉल्यूम, ये हम मान लेते हैं टोटल वॉल्यूम, और एक एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस, एक हम मान लेंगे एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस। हम मान लेते हैं कि ये एक्चुअल वॉल्यूम है गैस का, या किसी और कलर से हम रिप्रेजेंट करते हैं इसको, ये हम मान लेते हैं गैस मॉलिक्यूल्स। आइडियल कंडीशन में जब हम गैस को आइडियल मान रहे हैं तो हम ये मान रहे हैं कि ये जो रेड डॉट्स है ये आइडियल गैस, ये एक्चुअल वॉल्यूम है, ये एक्चुअल वॉल्यूम है, ये एक्चुअल वॉल्यूम है। और अगर ये एक्चुअल वॉल्यूम है और ये पिंक शेड जो है ये टोटल वॉल्यूम है, सो आइडियल कंडीशन में हम ये मान रहे हैं कि जो टोटल वॉल्यूम है वो एक्चुअल वॉल्यूम से बहुत 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 ज्यादा है, तो हम एक्चुअल वॉल्यूम को इग्नोर कर सकते हैं। और अगर हम एक्चुअल वॉल्यूम को इग्नोर ना कर सके टोटल वॉल्यूम के सामने तो हम कहते हैं गैस रियल है। अब मैं आपसे ये बात मैं आपको सोचने के लिए कह रहा हूं कि अगर एक्चुअल वॉल्यूम को आप टोटल वॉल्यूम के सामने इग्नोर कर रहे हो तो एक किसी भी रेड पार्टिकल को हम अज्यूम करेंगे, किसी भी रेड पार्टिकल को, और मैं अगर आपसे बोलूं कि इस गैस मॉलिक्यूल के पास मूव करने के लिए कितना वॉल्यूम है, तो ये पूरा वॉल्यूम, क्योंकि हम गैस के एक्चुअल वॉल्यूम को इग्नोर कर रहे हैं तो हम ये मान लेते हैं कि ये जो पूरा वॉल्यूम है, टोटल वॉल्यूम, यही इस गैस का मूव करने के लिए वॉल्यूम है। सो यहां से एक कॉन्सेप्ट आता है फ्री वॉल्यूम। ये जो आइडियल गैस अगर है तो ये जो वॉल्यूम है हम इसको कहते हैं दिस इज फ्री वॉल्यूम, दिस इज फ्री वॉल्यूम। मैं फिर से इस बात को रिपीट करता हूं, हम ऐसा मान लेते हैं कि रियल और आइडियल वॉल्यूम बोलकर कुछ नहीं है, कंटेनर का जो वॉल्यूम है, कंटेनर का जो भी वॉल्यूम है बच्चों, कंटेनर का जो भी वॉल्यूम है, अब जूनियर क्लासेस के कॉन्सेप्ट में चले जाओ, गैसेस डोंट हैव देयर ओन वॉल्यूम, दे ऑक्यूपाई द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। सो कंटेनर का अगर हम मान लेते हैं वॉल्यूम V है तो यही वॉल्यूम हर एक गैस मॉलिक्यूल के लिए होगा अगर टोटल वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। आई रिपीट, अगर हम मान लेते हैं जो गैस आइडियल बिहेव कर रही है तो जो ये जो टोटल वॉल्यूम है, ये जो टोटल वॉल्यूम कंटेनर, यही हर गैस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम है, यही हमारा डेफिनेशन था, तो इसको हम कहते हैं फ्री वॉल्यूम। मतलब इस कंटेनर में, इस कंटेनर का जो भी वॉल्यूम है, मैं अगर यहां पर ये गैस को इंपोज करता हूं तो इस गैस के लिए ये पूरा कंटेनर का जो वॉल्यूम है, ये जो पूरा कंटेनर का वॉल्यूम है, यही इस गैस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम है। अगर मैं दूसरा मॉलिक्यूल इसमें इंट्रोड्यूस करता हूं, अगर मैं दूसरा मॉलिक्यूल इसमें इंट्रोड्यूस करता हूं तो इस पूरे कंटेनर का जो वॉल्यूम है वही इसका वॉल्यूम है। मतलब ये कंटेनर का वॉल्यूम अगर हम V मान लेते तो यही फ्री वॉल्यूम होगा, यही फ्री वॉल्यूम होगा। कब? इफ एक्चुअल वॉल्यूम इज कंसिडर्ड नेग्लिजिबल, अगर मैं मान लूं कि इस गैस मॉलिक्यूल का कोई वॉल्यूम है ही नहीं, नेग्लिजिबल है, तो ये जो पूरा वॉल्यूम होगा V, यही होगा फ्री वॉल्यूम फॉर गैस। पर अगर हम इस मॉलिक्यूल के वॉल्यूम को, इस मॉलिक्यूल के वॉल्यूम को इग्नोर नहीं कर सकते तो फ्री वॉल्यूम क्या होगा? अब हमें ऐसा सोचना होगा कि ये हमारा कंटेनर है, हम इसमें एक वॉल्यूम इमेजिन करते हैं, ये एक वॉल्यूम इमेजिन करते हैं, ये एक वॉल्यूम इमेजिन करते हैं, और अगर हम गैस, ये टोटल वॉल्यूम है, सपोज ये टोटल वॉल्यूम V है, और यहां पर हम कुछ गैस मॉलिक्यूल इमेजिन करते हैं, ये गैस का हमारा एक्चुअल वॉल्यूम है, ये टोटल वॉल्यूम, और ये है हमारा एक्चुअल वॉल्यूम।
व्हाट इफ वी कैनॉट इग्नोर एक्चुअल वॉल्यूम? अगर एक्चुअल वॉल्यूम हम इग्नोर नहीं कर सकते तो फिर टोटल वॉल्यूम में हमें कुछ माइनस करना होगा dv, और वो होगा फ्री वॉल्यूम। प्लीज समझो इस बात को। टोटल वॉल्यूम, हम फ्री वॉल्यूम की बात कर रहे, मॉलिक्यूल के पास मूवमेंट के लिए कितना वॉल्यूम है। अगर हम गैस के वॉल्यूम को इग्नोर करते हैं तो ये जो v है यही फ्री वॉल्यूम है। और अगर हम गैस के वॉल्यूम को इग्नोर नहीं कर सकते, हमें एक्चुअल वॉल्यूम जो है गैस का वो इग्नोर नहीं कर सकते, तो जो टोटल वॉल्यूम है हमारा, तो ये जो टोटल वॉल्यूम है हमारा, टोटल वॉल्यूम में हमें एक्चुअल वॉल्यूम माइनस करना पड़ेगा। इस टोटल वॉल्यूम में हमें एक्चुअल वॉल्यूम को माइनस करना होगा और वो होगा आपकी बार हमारा फ्री वॉल्यूम। और इस टोटल v में हमें जो माइनस करना पड़ता है वो है b, फॉर 1 मोल ऑफ गैस। टोटल वॉल्यूम में हमें जो माइनस करना पड़ता है वो टर्म है b, फॉर 1 मोल ऑफ गैस। फॉर n मोल ऑफ गैस ये होता है v माइनस nb। सो ये है हमारा dv, nb इज dv। ये है हमारा फ्री वॉल्यूम, ये है हमारा फ्री वॉल्यूम। तो अब मैं इस इक्वेशन को लिखता हूं ठीक से। इसका एक डेरिवेशन और मैं आपको बताता हूं। सो हमारा जो रियल गैस इक्वेशन था, वो था P प्लस dP V माइनस dV इज इक्वल्स टू nRT। dP का वैल्यू हम निकाल चुके हैं, P प्लस AN स्क्वायर बाई V स्क्वायर। dV का वैल्यू मैं अभी आपको बताया कि जो हमें माइनस करना होगा, 1 मोल के लिए dV है B। 1 मोल अगर गैस है तो dV का वैल्यू है B, और n मोल के लिए ये होगा dB। सो इसको लिखते हैं हम V माइनस NB इज इक्वल्स टू nRT। ये है हमारा रियल गैस इक्वेशन। दिस इज आवर रियल गैस इक्वेशन। अब ये B का मैग्नीट्यूड कितना होगा, हमें कितना माइनस करना होगा। अब मैं इस पे आता हूं थोड़ा। वैन डर वाल ने बताया कि अगर हम एक गैस मॉलिक्यूल को एक स्फीयर मानते हैं, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस का पहला पॉइंट हमने यही माना था कि जो मॉलिक्यूल है वो स्फेरिकल इन शेप है। मैं मान लेता हूं ये गैस मॉलिक्यूल है, इसका रेडियस r है। सो इसका जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा, इसका जो वॉल्यूम होगा, मैं स्मॉल v लिखता हूं, स्मॉल v वॉल्यूम ऑफ वन गैस मॉलिक्यूल। मैं मान लेता हूं ये v है, स्मॉल v, और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 4/3 पाई r क्यूब। बच्चों B जो है, ये जो B है, ये 4 टाइम्स ऑफ स्मॉल v होता है। एक गैस मॉलिक्यूल का जो भी वॉल्यूम है उसका 4 टाइम्स इज B फॉर 1 मोल। अब ये जो B है ये 4v क्यों आता है, मैं इसका डेरिवेशन आपको बताता हूं। जो वॉल्यूम है, अगर मैं फ्री वॉल्यूम की बात करूं, फ्री वॉल्यूम का जो वैल्यू है वो है V टोटल। एक्चुअली जो वैल्यू है वो है V टोटल माइनस dV फॉर आइडियल गैस dV इज इक्वल्स टू 0। सो V फ्री वॉल्यूम इज इक्वल्स टू V टोटल। फॉर रियल गैस dV is equals to B for 1 mole, and dV is equals to NB for n mole। ये हमें मिला अभी। Now what is this B? This is equals to V, and not V, where V is volume of one molecule, This B is not V but 4 times of V, 4 times of one molecule। but why is so? हमें B जब माइनस करना है, ये एक गैस मॉलिक्यूल नहीं है, ओके, ये 4 टाइम्स ऑफ V क्यों होता है, अब इसका डेरिवेशन एक मैं आपको बता रहा हूं। बच्चों अगर हम मॉलिक्यूल के एक्चुअल वॉल्यूम को कंसीडर करें, सपोज ये दो मॉलिक्यूल है, आप ऐसा कंसीडर करो कि मॉलिक्यूल्स को हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के पोस्टुलेट में हार्ड स्फीयर माना था। सो मैं ये मान लेता हूं एक पेयर ऑफ मॉलिक्यूल को मैं अरेंज कर रहा हूं। ये सपोज एक पेयर ऑफ मॉलिक्यूल है, इसका रेडियस r, और इसके एकदम क्लोजेस्ट अप्रोच में जो दूसरा मॉलिक्यूल आ सकता है वो इतने ही क्लोज में आ सकता है, और इसका भी रेडियस r।
इसका रेडियस r और इसका रेडियस भी r, दिस इज r एंड दिस इज r। अब आपको थोड़ा सा समझना चाहिए बच्चों, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। क्या ये मॉलिक्यूल, हम मान लेते ये A और क्या ये B मॉलिक्यूल अगर मान लेते, तो क्या जरूरी है ये A मॉलिक्यूल B मॉलिक्यूल को इसी लाइन में अप्रोच करेगा? मैं अगर इधर एक एक्सिस बनाता हूं, क्या जरूरी है ये इसको इसी लाइन में अप्रोच करेगा? ऐसा भी हो सकता है कि ये इसको इधर से आके अप्रोच करे, ऐसा हो सकता है ये इसको इधर से आके अप्रोच करे, और ऐसा हो सकता है ये इधर से आके अप्रोच करे। सो इस मॉलिक्यूल को, जो इस A मॉलिक्यूल को जो वॉल्यूम अपने पास फ्री रखना होगा वो ये स्फीयर का वॉल्यूम होगा, क्योंकि ये मॉलिक्यूल जो B है ये कहीं से भी अप्रोच कर सकता है। सो A मॉलिक्यूल को इतना वॉल्यूम फ्री रखना होगा, A मॉलिक्यूल को इतना वॉल्यूम फ्री रखना होगा। अगर मैं इस रेड स्फीयर की बात करूं तो इसका रेडियस हो गया 2r, इसका रेडियस हो गया 2r। सो जो एक्चुअल वॉल्यूम हमें सब्सट्रैक्ट करना है वो एक गैस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम नहीं होगा। अगर मैं ऐसे लिखूं, इस वॉल्यूम को हमें माइनस करना है, इस वॉल्यूम को हमें माइनस करना है, इसीलिए हम इसको कहते हैं एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, इसको हम कहते हैं एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। सो अब अगर हम ऐसा मान ले, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम पर पेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स, पर पेयर ऑफ मॉलिक्यूल के लिए जितना वॉल्यूम हमें माइनस करना होगा वो होगा 4/3 पाई, क्योंकि ये स्पेयर मान रहे हैं हम रेड वाला, तो ये इस स्पेयर का रेडियस 2r है, तो ये क्यूब, सो ये हो गया 8 × 4/3 पाई r क्यूब। और अगर मैं बात करूं एक्सक्लूडेड वॉल्यूम पर मॉलिक्यूल, ये पर पेयर ऑफ मॉलिक्यूल है, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम पर मॉलिक्यूल, सो ये होगा 1/2 × 8 × 4/3 पाई r क्यूब। ये 2 8 कट गया, ये 4 हो गया, सो ये जो आंसर आ रहा है ये आ रहा है 4 × 4/3 पाई r क्यूब। और ये जो 4/3 पाई r क्यूब है वो हमने माना है वॉल्यूम ऑफ वन गैस मॉलिक्यूल। देखो बच्चों, ये जो वॉल्यूम ऑफ वन गैस मॉलिक्यूल ये हमने माना है ये 4/3 पाई r क्यूब। सो ये कितना हो गया 4 × स्मॉल v, एंड दिस एक्सक्लूडेड वॉल्यूम पर मॉलिक्यूल ये कितना हो गया b, यही है b, ये हमें माइनस करना होगा। फॉर वन मोल दिस विल बी b, एंड फॉर वन मोल दिस इज b, फॉर n मोल दिस इज 4, सॉरी, फॉर वन मोल दिस इज b, फॉर n मोल दिस इज nb। ये है पूरा करेक्शन टर्म। सो जो फाइनल हमारा रिलेशन बन रहा है रियल गैस इक्वेशन का, वॉल्यूम करेक्शन करके और प्रेशर करेक्शन करके, वो ये बन रहा है P प्लस dP था, प्रेशर में कुछ ऐड किया था, वॉल्यूम में कुछ माइनस करेंगे और फिर ये आ जाएगा nRT। प्रेशर में जो ऐड किया वो है AN²/V², और वॉल्यूम में जो सब्सट्रैक्ट किया वो था हमारा NB, n मोल के लिए बात कर रहे हैं, इज इक्वल्स टू nRT। दिस इज आवर रियल गैस इक्वेशन, दिस इज आवर रियल गैस इक्वेशन, where A and B are van der Waals gas constant, van der Waals gas constant, and this B also depends upon the nature of gas, upon the nature of gas। सो ये डेरिवेशन हो गया। अब हम A और B के सिग्निफिकेंस की और यूनिट्स की बात करेंगे।